नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जासूस अमन फाइल्स में फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जासूस अमन और उसके सहयोगी पिद्दू सिंह का एक नया केस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा नया केस। समय करीबन रात के 2:15 हो रहे थे। जगह पुलिस चेक पोस्ट रिंग रोड। आसपास बस दूर से आती हाईवे की ट्रैफिक की धीमी आवाजें, अलाव जलने की चट-चट, कुत्तों के रोने की आवाज, हवा की साए-साए। दिसंबर की वो रात दिल्ली की आम सर्दियों वाली रात नहीं थी। उस रात कोहरा इतना घना था कि अपनी नाक के आगे हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर सफेद कफन में लिपटा हुआ हो। धौला कुआं के पास जो पुलिस चेक पोस्ट था, उस पर हेड कांस्टेबल यादव और सिपाही करण अलाव के पास खड़े थे। वर्दी के ऊपर जैकेट पहनने के बाद भी उनकी हड्डियां कांप रही थी। सिपाही करण हाथ रगड़ते हुए बोलता है, यादव सर, आज तो ठंड लगता है जान ही ले लेगी। ऊपर से ये कोहरा, अगर कोई हमारे सामने से ट्रक भी निकाल ले जाए तो पता नहीं चलेगा। हेड कांस्टेबल यादव बीड़ी सुलगाते हुए कहता है, चुपचाप खड़े रहो। वायरलेस पर खबर आई है, जस्टिस सोढ़ी की गाड़ी इसी रास्ते से गुजरने वाली है। हाई अलर्ट है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सिपाही करण कहता है, जस्टिस सोढ़ी, वो फांसी वाले जज? सुना है उनके दुश्मनों की गिनती उनके सर के बालों से ज्यादा है। यादव जवाब दिया, हाँ, इसीलिए चौकन्ना रहो। सन्नाटा था। तभी कोहरे के उस पार से एक आवाज आई, किसी गाड़ी के इंजन की तेज गुर्राहट। यादव बोला, ये कौन पागल है जो इस कोहरे में रेस लगा रहा है? करण, बैरिकेड चेक करो, टॉर्च मारो। कोहरे की चीरती हुई दो पीली हेडलाइट दिखी। वो एक काली पीली एम्बेसडर टैक्सी थी। रफ्तार वही कम से कम रही होगी 100। सिपाही करण चिल्लाते हुए बोला, रुको, ओए रुको। लेकिन टैक्सी नहीं रुकी। उसने सीधे पुलिस बैरिकेड को टक्कर मारी, धड़ाम। लकड़ी का बैरिकेड हवा में उड़ गया। टैक्सी का संतुलन बिगड़ा। वो फिसली और सड़क किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ से जा टकराई। कांच टूटने और लोहे के मुड़ने की जबरदस्त आवाज हुई। टैक्सी का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया था। रेडिएटर फट गया और इंजन से सफेद भाप का गुबार निकलने लगा। यादव और करण धक्के से जमीन पर गिर गए थे। वो तुरंत संभले और अपनी बंदूकों के साथ गाड़ी की तरफ दौड़े। उन्हें गाड़ी तक पहुंचने में मुश्किल से 10 सेकंड लगे होंगे। यादव, जिसकी सांस फूल रही थी, वो बोला, करण, कवर करो, मैं देखता हूं। गाड़ी के चारों तरफ भाप और धुआं था। यादव ने ड्राइवर साइड का दरवाजा खींचने की कोशिश की। वो जाम हो चुका था। उसने खिड़की के टूटे हुए कांच से अंदर टॉर्च मारी और टॉर्च मारते ही यादव के मुंह से बीड़ी गिर गई। यादव हैरानी से बोला, अरे बाप रे, ई का बवाल है। करण ने औचक्के से कहा, क्या हुआ सर, ड्राइवर जिंदा तो है ना? यादव ने जवाब दिया, ड्राइवर? अबे ड्राइवर तो है ही नहीं, सीट तो खाली है। ड्राइवर की सीट बिल्कुल खाली थी। न कोई इंसान, न कोई लाश, सिर्फ स्टीयरिंग व्हील अपनी जगह पर था। करण बोला, खाली? सर, हमने अभी गाड़ी को चलते देखा, 100 की स्पीड पर, वो भी बिना गाड़ी के, बिना ड्राइवर की गाड़ी कैसे मुड़ी? यादव बोला, पीछे देख, पीछे कौन है? यादव ने पिछली सीट पर टॉर्च मारी। वहां एक आदमी बैठा था, या शायद पड़ा था। सूट बूट पहना हुआ, सफेद बाल, चश्मा नाक पर टेढ़ा हो चुका था और उसकी सफेद शर्ट खून से लाल हो चुकी थी। सीने के ठीक बीचों बीच एक चांदी की मूठ वाला खंजर गड़ा हुआ था। यादव बोला, हे भगवान, जस्टिस सोढ़ी!
समय अब रात के लगभग 3 बज रहे थे। दूर दूर से बस पुलिस सायरन की आवाज़ें, कैमरा शटर की आवाज़, क्लिक क्लिक और वॉकी टॉकी का शोर हो रहा था। आधे घंटे के अंदर ही अंदर वहाँ पूरा पुलिस महकमा आ गया। इंस्पेक्टर राठी ने हमें भी बुला लिया था, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था और रहस्यमयी भी। अमन ने अपनी जीप से उतरते ही सिगरेट सुलगाई। कोहरा अभी भी कम नहीं हुआ था। तभी राठी ने अमन को देखा और बोले, आ गए अमन, देखो जरा इस तमाशे को। मेरे हवलदार कसम खा रहे हैं कि उन्होंने टैक्सी को चलते हुए देखा, मुड़ते हुए भी देखा, लेकिन एक्सीडेंट के 10 सेकंड बाद जब वो खिड़की पर पहुंचे तो ड्राइवर गायब था। अमन धीरे धीरे टैक्सी के पास गया। बोनट अभी भी गर्म था, रेडिएटर का पानी टपक रहा था। अमन ने गाड़ी के चारों तरफ की जमीन देखी। चूंकि कल रात बारिश हुई थी, इसलिए वहां पहले से ही कीचड़ था। अमन बोला, राठी जी, ये कीचड़ देख रहे हैं? अगर एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर दरवाजा खोलकर भागता या खिड़की से कूदता तो इस गीली मिट्टी पर उसके जूतों के निशान जरूर होते, लेकिन यहां तो सिर्फ आपके सिपाहियों के बूट्स के निशान हैं। मैं बोला, तो क्या ड्राइवर हवा में उड़ गया अमन? अमन ने जवाब दिया, इंसान हवा में नहीं उड़ते पिद्दू, सिर्फ अफवाहें उड़ती हैं। अमन ने पिछली सीट का दरवाजा खोला, जो लॉक नहीं था। जस्टिस शोढ़ी की लाश अकड़ी हुई थी। अमन ने उनकी कलाई पकड़ी और फिर उनकी गर्दन पर हाथ रखा और बोला, शरीर ठंडा पड़ चुका है, खून जमना शुरू हो गया है। राठी जी, जस्टिस सोढ़ी इस एक्सीडेंट में नहीं मरे हैं। इनकी मौत तो कम से कम आधे एक घंटे पहले हो चुकी है। राठी बोला, मतलब ये टैक्सी एक मुर्दा घर थी? कातिल इन्हें कहीं और मारकर यहां ला रहा था? अमन ने जवाब दिया, बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि वो कातिल एक्सीडेंट के बाद गया कहाँ? दरवाजे जाम हैं, खिड़की छोटी है, 10 सेकंड का वक्त और बाहर कीचड़ पर एक भी निशान नहीं। अमन ड्राइवर की सीट पर झुका। उसने टॉर्च से डैशबोर्ड के नीचे, पैडल के पास और सीट के नीचे देखना शुरू किया। फिर थोड़ी देर बाद वो बोला, और अपना हाथ सीट के नीचे डाला और वहां से 2 चीजें बाहर निकाली। पहला, एक सफेद रुमाल जिस पर ग्रीस और कालिख लगी थी, और दूसरा एक पुलिस की सीटी, वही जो ट्रैफिक पुलिस वाले बजाते हैं। अमन सीटी को घुमाते हुए बोला, राठी जी, आपके ट्रैफिक वाले टैक्सी कब से चलाने लगे? राठी ने जवाब दिया, शायद ड्राइवर पुराना होमगार्ड होगा। अमन ने उस सीटी को जेब में रखा और कार के टूटे हुए रेडिएटर से निकलती हुई हल्की भाप को देखा और बोला, पिद्दू, यादव और करण को बुलाओ। मुझे उनसे ये पूछना है कि जब उन्होंने भाप देखी तो उन्हें और क्या दिखा? अमन की आंखों में अब एक अलग सी चमक थी। उसे शायद समझ आ गया था कि भूत कहाँ छिपा था। अमन उस काली पीली टैक्सी के बोनट पर हाथ रख के खड़ा था। उसके हाथ में वो सीटी थी जो उसने ड्राइवर सीट के नीचे से निकाली थी। सामने हेड कांस्टेबल यादव और सिपाही करण खड़ा था। जैसे क्लास में फेल होने वाले बच्चे खड़े होते, बिल्कुल वैसे ही। अमन बोला, यादव जी, एक बार फिर से सोचिए, जब टैक्सी पेड़ से टकराई और आप दौड़ कर यहाँ आए, उन 10-15 सेकंड में ऐसा क्या हुआ था? यादव ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, साहब, बताया तो, टक्कर हुई, धड़ाम, रेडिएटर फट गया, चारों तरफ सफेद भाप फैल गई। कोहरा तो पहले से ही था, भाप ने सब कुछ और धुंधला कर दिया। अमन बोला, बिल्कुल, एक सफेद पर्दा, और जब आप उस पर्दे के पास पहुंचे, क्या आपको वहां कोई और भी दिखा? यादव बोला, नहीं साहब, कोई नहीं, न कोई भागा न कोई छुपा। अमन बोला, कोई भी नहीं? यादव जी, मैं मुजरिम की बात नहीं कर रहा, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ। क्या वहां आपके और करण के अलावा कोई तीसरा पुलिस वाला था?
यादव चुप हो गया। वो सोचने लगा, लेकिन सिपाही करण की आंखें अचानक बड़ी हो गई और वो बोला, हाँ, हाँ सर। जब हम धुएं के पास पहुंचे तो वहां एक आदमी खड़ा था, खाकी वर्दी में। मुझे लगा वो ट्रैफिक पुलिस का सिपाही है जो शायद सड़क की दूसरी तरफ खड़ा था और एक्सीडेंट देखकर मदद को आया। अमन बोला, और क्या वो सीटी बजा रहा था? करण ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। वो सीटी बजा रहा था और उसने जंगल की तरफ इशारा किया। उसने चिल्लाकर कहा, साहब वो जंगल में भागा है, जल्दी पकड़ो। सर, उसकी आवाज़ में इतना कॉन्फिडेंस था कि हमने सोचा ही नहीं। हम बस उसके इशारे पर जंगल की तरफ दौड़ पड़े। राठी गुस्से में अपना माथा ठोकते हुए बोला, अरे बेवकूफ़ हो, इस चेक पोस्ट पर तुम्हारे अलावा कोई ट्रैफिक पुलिस वाला ड्यूटी पर नहीं था, वो कोई सिपाही नहीं था। अमन मुस्कुराया, राठी जी, इन बेचारों को मत डांटिए। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। संकट के समय इंसान वर्दी पर भरोसा करता ही है। उसने वर्दी पहनी थी, वो सीटी भी बजा रहा था और साथ ही साथ उसने आदेश भी दिया। दिमाग ने मान लिया होगा कि वह अथॉरिटी है। अमन ने टैक्सी की तरफ इशारा किया। यही हुआ था। कातिल ड्राइवर सीट पर बैठा था। उसने पहले से ही खाकी वर्दी पहन रखी थी। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, भाप उड़ी। उसने 5 सेकंड के अंदर गाड़ी छोड़ी। वो भागा नहीं, वो वहीं खड़ा हो गया। सीटी मुंह में ली और पुलिस बन गया। जब आप लोग आए तो उसने आपको जंगल में दौड़ा दिया और खुद बड़े आराम से भीड़ में गायब हो गया या किसी पासिंग गाड़ी में लिफ्ट ले ली। मैंने कहा, वाह अमन वाह, मान गए। मतलब चोर ही पुलिस बनकर पुलिस को रास्ता दिखा रहा था, क्या बात है। अमन ने जवाब दिया, तभी तो कीचड़ पर भागने के निशान नहीं थे, क्योंकि वो भागा ही नहीं, वो तो आप लोग के साथ ही खड़ा था। इंस्पेक्टर राठी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वे बोले, अमन, अगर वो वर्दी में था तो हम उसे ट्रेस कर लेंगे। हुलिया कैसा था? करण ने जवाब दिया, सर, अंधेरा था, उसने कैप पहनी थी, चेहरा ठीक से नहीं दिखा, बस मूछें थी शायद। अमन बोला, हुलिया ढूंढने से फायदा नहीं राठी जी, वो आदमी चेहरा बदलने में भी माहिर होगा। देखिए इस सीटी पर क्या बना है। अमन ने टॉर्च की रोशनी उस छोटी सी स्टील की सीटी पर डाली। उस पर किसी नुकीली चीज से एक छोटा सा जानवर उकेड़ा गया था, एक छिपकली जैसा जानवर। अमन बोला, देखो पिद्दू, ये कोई छिपकली नहीं है, ये एक गिरगिट है। राठी थोड़ा सा गंभीर हो गया। गिरगिट? अमन, तुम उस कॉन्ट्रैक्ट किलर की बात कर रहे हो जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा? कहते हैं वो हर मर्डर के बाद अपना चेहरा बदल लेता है। अमन ने जवाब दिया, बिल्कुल वही। जस्टिस सोढ़ी को मारने के लिए किसी ने बहुत भारी कीमत चुकाई है। गिरगिट सस्ता नहीं है और वो अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता। उसने एक्सीडेंट का नाटक सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो बैरिकेड पर फंस गया था। अमन ने सीटी को सबूत की थैली में डाला और बोला, राठी जी, गिरगिट तो बस हथियार है। असली मुजरिम वो है जिसने ये हथियार चलाया है। हमें उस आदमी को ढूंढना है जो जस्टिस सोढ़ी की मौत चाहता था। राठी बोला, सोढ़ी के तो बहुत दुश्मन थे अमन, गैंगस्टर्स, भ्रष्ट नेता, अपराधी, बहुत लंबी लिस्ट है। अमन बोला, लेकिन हर दुश्मन गिरगिट को हायर नहीं कर सकता। गिरगिट सिर्फ उन लोगों के लिए काम करता है जिनके पास पैसा नहीं बल्कि मकसद भी हो। हमें जस्टिस सोढ़ी के पिछले कुछ फैसलों की फाइलें देखनी होंगी, खासकर वो फैसले जहां किसी को इंसाफ नहीं मिला। उधर शहर के दूसरे कोने में एक पुराने घर में टीवी चल रहा था। ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी। बड़ी खबर, जस्टिस सोढ़ी की सड़क हादसे में संदिग्ध मौत, पुलिस को हत्या का शक। और उस टीवी के सामने एक आदमी बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक माला थी। सामने दीवार पर एक तस्वीर जिस पर ताजा फूल चढ़े हुए थे। वो आदमी बोला, आखिरकार उस मुजरिम की मौत हो गई।
भगवान ने न्याय नहीं किया तो क्या हुआ, मैंने उसे खुद ही खरीद लिया। उसने अपनी उंगलियों से माला फेरना जारी रखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर एक डरावना सा ही सही लेकिन सुकून था। समय करीबन सुबह के 8 बज चुके थे। जज सोढ़ी की लाश पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी। अमन टेबल पर बैठा उस पुलिस की सीटी को घुमा रहा था। इंस्पेक्टर राठी जज के दुश्मनों की लिस्ट लेकर परेशान था। राठी कहता है, अमन, सोढ़ी के 50 दुश्मन हैं, 2 गैंगस्टर, 3 नेता और भी कई अपराधी हैं। किस किस से पूछूं कि तुमने गिरगिट को हायर किया है? अमन का जवाब था, किसी से नहीं राठी। क्लाइंट को छोड़ो, हथियार को पकड़ते हैं। यादव ने क्या कहा था? उस नकली पुलिस वाले की वर्दी कैसी थी? राठी ने जवाब दिया, उसने कहा था कि वर्दी एकदम कड़क थी, फिटिंग की थी, स्टार्स चमक रहे थे। अमन बोला, यही तो गलती हो गई। असली पुलिस वालों की वर्दी पेट की वजह से अक्सर थोड़ी टाइट या ढीली होती है, माफ कीजिएगा, लेकिन उस गिरगिट की वर्दी एकदम टेलर मेड थी, जैसे किसी फिल्म के लिए सिली गई हो। और दिल्ली में ऐसी नकली वर्दियां एक ही जगह मिलती हैं। मैंने पूछा, कहाँ अमन? अमन ने जवाब दिया, पुरानी दिल्ली, चाचा कॉस्ट्यूम वाले। समय लगभग सुबह के 10 बज रहे थे। चाचा की दुकान नाटकों और रामलीला के कपड़ों से भरी थी। हर तरफ सिर्फ सिलाई मशीन की आवाजें आ रही थीं, बाजार का शोर और कव्वाली की हल्की हल्की आवाज। अमन ने चाचा को 500 का नोट पकड़ाया और पूछा, चाचा, पिछले हफ्ते कोई पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी सिलवाने आया था क्या? फिटिंग वाली, जिसके कंधे पर 3 स्टार हो। चाचा, जो कि पान चबा रहे थे, बोले, अरे हाँ, एक साहब आए थे, बहुत अजीब आदमी थे। चेहरा तो याद नहीं, क्योंकि उन्होंने मफलर लपेटा हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा था, चाचा, कपड़ा ऐसा लगाना कि असली डीसीपी भी धोखा खा जाए। और पैसे उसने डबल दिए थे। अमन ने पूछा, डिलीवरी लेने आया था क्या? चाचा ने कहा, नहीं, उसने कहा था पहाड़गंज के होटल ब्लू डायमंड में भिजवा देना, कमरा नंबर 202 पे। ये सुनते ही हम वहां से निकल पड़े। समय करीब 12 बज रहे थे। पहाड़गंज के होटल ब्लू डायमंड के सामने हम खड़े थे। राठी जी ने होटल को घिरवा लिया। होटल का मैनेजर कांप रहा था। वो बोला, साहब, वो मिस्टर शर्मा तो अभी आधा घंटा पहले ही निकल गए, जो कमरा नंबर 202 में थे। हम दबे पांव सीढ़ियां चढ़े। कमरा नंबर 202। राठी जी ने इशारा किया। हवलदार ने लात मारकर दरवाजा तोड़ा। इंस्पेक्टर राठी अंदर घुसते ही बोले, पुलिस, हैंड्स अप। लेकिन कमरा खाली था। खिड़की खुली थी और वहां का पर्दा हवा में उड़ रहा था। अमन दौड़कर खिड़की पर गया। नीचे गली में भीड़ थी। अमन ने कहा, वो भाग गया राठी साहब, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गया होगा। चाय का कप अभी भी गर्म है। अमन की नजर कमरे के आईने पर पड़ी। वहां मेकअप का सामान बिखरा था, नकली मूछें, एक विग और त्वचा के रंग का सिलिकॉन मास्क। और कोने में वही पुलिस की वर्दी पड़ी थी। अमन बोला, उसने अपनी खाल बदल ली है राठी जी, अब वो पुलिस वाला नहीं है। फिद्दू, नीचे चलो, वो इसी भीड़ में होगा। हम गली में पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। हजारों चेहरे थे, कोई भी गिरगिट हो सकता था। राठी जी हर किसी को रोक रोक कर देख रहे थे। तभी अमन एक बूढ़े भिखारी के पास रुका, जो सड़क के किनारे बैठा कांप रहा था। उस भिखारी के बाल सफेद थे, कपड़े फटे थे। अमन ने उस भिखारी के कटोरे में 10 का सिक्का डाला और बोला, बाबा, भगवान भला करे। भिखारी ने कांपते हाथों से दुआ दी। जुग जुग जियो बेटा। अमन मुड़ा, 2 कदम चला और फिर अचानक पलटा और उसने भिखारी का हाथ पकड़ लिया और वो बोला, राठी जी, हथकड़ी लाइए। भिखारी अचानक भारी और जबान आवाज में बोला, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? राठी ने पूछा, अमन, ये क्या कर रहे हो? ये तो भिखारी है। अमन बोला, भिखारी है राठी जी, लेकिन इसके हाथ तो देखिए। चेहरा 80 साल का है, लेकिन कलाइयां एक जिम जाने वाले 30 साल के पहलवान जैसी हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके हाथ से कपूर की महक आ रही है, वही कपूर जो नकली मूछें चिपकाने वाली गोंद में होती है। अमन की बात सुनते ही उस भिखारी की आंखों का भाव बदल गया।
वो लाचारी गायब हो गई। उसकी आंखों में एक शिकारी की चमक आ गई। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और अपनी जेब से चाकू निकाला, लेकिन तब तक मैं पीछे से उसके डंडे पर डंडा मार दिया। वो गिर पड़ा। राठी जी और हवलदारों ने उसे दबोच लिया। अमन ने उसके चेहरे पर एक हाथ मारा और एक पतला सिलिकॉन मांस उखाड़ लिया। नीचे से एक जवान सख्त चेहरा निकला। चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी मुस्कान। अमन बोला, नमस्ते गिरगिट जी, आपका खेल तो खत्म हो गया। गिरगिट मुस्कुराते हुए बोला, खेल तो अभी शुरू हुआ है डिटेक्टिव। तुमने मुझे पकड़ लिया, बधाई हो, लेकिन मेरी जुबान पर जो ताला लगा है उसकी चाबी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। राठी बोला, थाने चल, थर्ड डिग्री में गूंगे भी गाना गाते हैं, तू क्या चीज है। गिरगिट बोला, हड्डी तोड़ सकते हो इंस्पेक्टर, वफादारी नहीं। पुलिस उसे जीप में डालकर ले गई। अमन वही खड़ा था। वो जानता था कि गिरगिट सही कह रहा है। मारपीट से यह आदमी नहीं टूटेगा। इसे तोड़ने के लिए इसके दिमाग से खेलना पड़ेगा। समय करीब शाम के 5 बज रहे थे। दरियागंज के थाने से बस लोहे की कुर्सी खींचने की आवाजें, थप्पड़ पड़ने की तेज आवाजें आ रही थी। थाने की बेसमेंट में हवा भारी हो चुकी थी। इंस्पेक्टर राठी अपनी बेल्ट उतारकर मेज पर रख चुके थे। वो पसीने से लथपथ थे और उनकी सांसें फूल रही थी। लेकिन कुर्सी पर बंधा हुआ आदमी गिरगिट अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसके होंठ फटे हुए थे, आंखें सूजी हुई थी, लेकिन उसकी अकड़ की हड्डी नहीं टूटी थी। राठी चिल्लाते हुए बोला, बोल, कितने पैसे दिए तुझे उसने? जस्टिस सोढ़ी को मारने का ऑर्डर किसका था? गैंगस्टर बिलाल, मंत्री त्यागी? गिरगिट खून थूकते हुए बोला, इंस्पेक्टर साहब, पानी मिलेगा? गला सूख रहा है तुम्हारी बकवास सुन सुनकर। राठी जी का पारा चढ़ गया। वो उसे फिर मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अमन ने तब तक उसका हाथ पकड़ लिया। अमन बोला, बस करिए राठी जी, लोहा गर्म है, पर यह हथौड़े से नहीं टूटेगा, इसे पिघलाना ही पड़ेगा। अमन ने राठी को बाहर भेज दिया। अब कमरे में सिर्फ अमन, गिरगिट और मैं था। अमन ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली, जलाई और उसका धुआं गिरगिट के चेहरे पर मारा और बोला, तुम्हें दर्द नहीं होता है ना? शायद तुम दर्द महसूस करना ही भूल चुके हो, या शायद तुम्हारा दर्द उस वजह से छोटा है जिसके लिए तुम यहां बैठे हो। गिरगिट ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे जासूस, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं कोई सड़क छाप चोर नहीं हूं जो 2 थप्पड़ में माँ बाप का सबका नाम बता दूं। अमन बोला, हाँ हाँ, तुम चोर नहीं हो, तुम तो कलाकार हो। गिरगिट, मैंने तुम्हारी फाइल देखी है। तुमने आज तक 12 मर्डर किए हैं। हर मर्डर के लिए 5 करोड़ चार्ज करते हो, लेकिन इस बार जस्टिस सोढ़ी के केस में मुझे एक भी पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं मिला। गिरगिट की आंखों में पहली बार एक हल्की सी झिझक दिखाई दी। अमन आगे बोलता है, अजीब है ना, दुनिया का सबसे महंगा कातिल, और काम किया वो भी उधारी में। या फिर ये सौदा पैसों का था ही नहीं। अमन मेज पर बैठ गया और एक कागज निकाला और बोला, चलो एक गेम खेलते हैं। मैं जस्टिस सोढ़ी के उन दुश्मनों का नाम बोलूंगा जिन्हें इंसाफ नहीं मिला। देखते हैं तुम्हारी आंखें किस नाम पर धोखा देती हैं। अमन ने नाम पढ़ने शुरू करे। हर नाम के बाद वो गिरगिट के चेहरे को गौर से देखता। नंबर 1 था गैंगस्टर मुन्ना भाई। सोढ़ी ने उसके भाई को फांसी दी थी। गिरगिट, जो कि अब थोड़ा थोड़ा नींद में था, जम्हाई ले रहा था। नंबर 2 था बिल्डर खुराना। उसका 200 करोड़ का माल तुड़वा दिया था। गिरगिट अब छत की ओर पंखे को देख रहा था। और नंबर 3 मंत्री का बेटा रोहन थापर। शायद उसने सबूत मिटाने के लिए तुम्हें हायर किया हो। गिरगिट हंसा और बोला, पॉलिटिशियंस कंजूस होते हैं डिटेक्टिव। अमन ने आगे बोला। पहले उसने कागज मोड़ कर रख दिया। वो झुक कर गिरगिट के बिल्कुल करीब आ गया, इतने करीब कि उसकी सांसें टकरा रही थी। अमन फिर धीरे से बोला, नंबर 4 नीलम। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। गिरगिट की मुस्कुराहट एक पल के लिए जम सी गई। अमन ने आगे बोला, मासूम लड़की, रेप हुआ, मर्डर हुआ, और उसके बाप ने कोर्ट में अपना सिर पटका था, लेकिन फिर भी कुछ तक नहीं हुआ।
मास्टर दीनानाथ बुजुर्ग थे, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। जैसे ही दीनानाथ का नाम हवा में गूंजा, गिरगिट के गले की नस फड़फड़ाई, उसकी पलकें झपकी और उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, जैसे सांस अटक गई हो। वो तुरंत संभला और अपनी नजरें फेर ली। कौन दीनानाथ? मैं किसी मास्टर को नहीं जानता। अमन अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। वो हंस रहा था और बोला, झूठ? तुम्हारी जुबान झूठ बोल सकती है गिरगिट, लेकिन तुम्हारा शरीर नहीं। तुम्हारी पल्स रेट बढ़ गई, तुम्हारी पुतलियां सिकुड़ गई, और वो हिचकी, वो डर की नहीं थी, वो एक सम्मान की थी। अमन ने मेज पर मुक्का मारा और बोला, पकड़ा गया। तो तेरा क्लाइंट कोई डॉन नहीं, वो बूढ़ा लाचार पीटी टीचर है। गिरगिट चिल्लाते हुए बोला, बकवास बंद करो जासूस। मैं किसी भी टीचर को नहीं जानता हूँ। अमन बोला, अरे वाह, अभी तक तो तू चुप था, लेकिन जैसे ही पीटी टीचर का नाम आया तू भड़क गया। ये क्लाइंट नहीं है क्या तेरा? कहीं ये तेरा गुरु तो नहीं? तूने ये सब पैसे के लिए, या फिर कहीं ये किसी तरह की गुरु दक्षिणा तो नहीं? अमन बोला, पिद्दू, राठी को बुलाओ और जेब निकालो, हमें मास्टर दीनानाथ के घर जाना है। गिरगिट का मुंह तो अब खुलेगा जब वो देखेगा कि उसके गुरुजी को हथकड़ी लग रही है। जैसे ही अमन ने हथकड़ी की बात कही, गिरगिट पागलों की तरह कुर्सी पर छटपटाने लगा। वो जंजीरें तोड़ने की कोशिश करने लगा। गिरगिट बोला, नहीं, खबरदार जो उनके पास गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने मारा जज को, मेरी मर्जी थी। वो निर्दोष है, उन्हें मत घसीटो इसमें। अमन दरवाजे पर रुका और पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में जीत की खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सा दुख था। अमन बोला, कानून जज्बात नहीं देखता गिरगिट। अगर उन्होंने ऑर्डर दिया है, या अगर उन्हें पता भी था और उन्होंने तुम्हें नहीं रोका, तो वो भी उन्हें उतने ही कातिल हैं जितने कि तुम। अमन बाहर निकल गया। पीछे टॉर्चर रूम में गिरगिट की चीख गूंजती रही, वो बेगुनाह है, उन्हें जाने दो, उन्हें मत घसीटो इस चक्कर में। समय लगभग शाम के 6 बज रहे थे। दरियागंज की तंग गलियों में मास्टर दीनानाथ का घर ढूंढना मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी काफी के समय के बाद उन्हें मास्टर दीनानाथ का घर मिल ही जाता है। अमन ने घंटी बजाई, दरवाजा खुला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद कुर्ता, आंखों पर मोटा चश्मा और हाथ में एक किताब। वो बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा था जैसे कोई पुलिस का इंतजार कर रहा हो। वो हैरान था। वो बोला, जी, कौन है आप लोग?" अमन ने जवाब दिया, नमस्ते मास्टर जी, मैं जासूस अमन हूँ, और ये है इंस्पेक्टर राठी। क्या हम अंदर आ सकते हैं? मास्टर दीनानाथ थोड़ा सा घबराए थे, और फिर वो बोले, पुलिस? जासूस? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? और उन्होंने हमें अंदर आने को भी कहा, और साथ ही साथ उन्होंने हमें चाय भी पिलाई। कमरा बहुत ही सादा था। दीवार पर नीलम, जो कि मास्टर दीनानाथ की बेटी थी, एक बड़ी तस्वीर थी। अमन ने दीवार पर लगी उन स्कूल फोटोज को भी देखा और बोला, मास्टर जी, हम आपकी बेटी के केस के बारे में नहीं आए हैं, हम आपके एक पुराने छात्र के बारे में पूछने आए हैं, विक्रांत। दीनानाथ के चेहरे पर चमक आ गई। वो बोले, विक्रांत? अरे वो तो मेरा सबसे होनहार बच्चा था। वो तो फौज में है ना, या शायद विदेश में है। बहुत सालों बाद पिछले महीने ही मुझसे मिलने आया था। क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? अमन ने राठी की तरफ देखा। दीनानाथ सच बोल रहा था, उसे कुछ भी नहीं पता था। अमन बोला, मास्टर जी, जब वो पिछले महीने आया था, तो क्या आपने उससे जस्टिस सोढ़ी के बारे में कोई बात की थी? मास्टर दीनानाथ की आंखों में आंसू आ गए। वो सोफे पर बैठ गया। वो बोला, हाँ, उस दिन मैं बहुत टूट गया था बेटा। कोर्ट ने मेरी नीलम के कातिलों को छोड़ दिया था। विक्रांत अचानक आ गया, उसने मेरे पैर छुए। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं उसके सामने फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने बस इतना ही कहा था कि विक्रांत, इस देश में कानून मर गया है, अब मेरी बेटी को इंसाफ कैसे मिलेगा? वो चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने मेरे आंसू पूछे और कहा, रोइए मत गुरुजी, इंसाफ होगा, और जरूर होगा। और फिर वो चला गया। दीनानाथ ने अमन की तरफ देखा और बोला, क्यों, क्या किया उसने? उसने जज साहब से कोई बात की क्या?
अमन दीनानाथ के घुटनों के पास बैठ गया और बोला, मास्टर जी, विक्रांत ने जज साहब से बात नहीं की, उसने जज साहब को मार डाला। दीनानाथ के हाथ से चश्मा गिर गया। वो बोला, क्या? नहीं विक्रांत, वो तो चींटी भी नहीं मारता था, वो स्पोर्ट्स कैप्टन था, वो खूनी कैसे हो सकता है? अमन बोला, वो सिर्फ खूनी नहीं है मास्टर जी, पुलिस उसे गिरगिट के नाम से जानती है। वो देश का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किलर है। वो पिछले 10 सालों से यही कर रहा है। दीनानाथ सन्न रह गया, जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। दीनानाथ अपनी छाती पीटने लगा। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे आंसुओं ने उसे उकसा दिया। एक होनहार बच्चा मेरी वजह से हत्यारा बन गया। अगर मैं उस दिन न रोता तो वो शायद ये पाप न करता। दीनानाथ ने अपने हाथ राठी जी की तरफ बढ़ा दिए और बोला, इंस्पेक्टर साहब, मुझे हथकड़ी लगा दीजिए, असली मुजरिम तो मैं हूँ। उसने तो बस अपने गुरु का दुख कम करने की कोशिश की, पाप की जड़ तो मैं हूँ, मुझे सजा दीजिए। राठी जी हथकड़ी निकालने ही वाले थे, लेकिन अमन ने उन्हें रोक दिया। अमन ने दीनानाथ के हाथ नीचे किए और बोला, नहीं मास्टर जी, अपने आप को इतना महत्व मत दीजिए। विक्रांत आपकी वजह से कातिल नहीं बना, वो पहले से ही कातिल था। वो भेड़िया बन चुका था। बस इस बार उसने शिकार अपने लिए नहीं, अपने पुरानी मालिक के लिए किया। मास्टर दीननाथ ने बोला, लेकिन गुनाह तो हुआ है ना, और वजह तो मैं हूं। अमन ने इसका जवाब दिया, कानून इरादे को सजा देता है मास्टर जी, आंसुओं को नहीं। आपने उसे सुपारी नहीं दी, आपने उसे कोई ऑर्डर नहीं दिया, आपने तो बस अपना दुख बांटा था। अगर किसी के दुख को सुनकर कोई दूसरा जुर्म कर दे तो इसमें दुखी इंसान का क्या कसूर? अमन खड़ा हो गया और बोला, राठी जी, चलिए चलते हैं। मास्टर जी का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक गवाह है और एक बदनसीब पिता। हम दरवाजे तक आ गए। मास्टर दीननाथ अभी भी सोफे पर बैठे रो रहे थे, अपनी बेटी के लिए नहीं, बल्कि अपने उस छात्र के लिए जो कभी लौट कर नहीं आएगा। अमन ने जाते जाते कहा, मास्टर जी, एक बात याद रखिएगा, विक्रांत चाहे दुनिया के लिए गिरगिट हो, लेकिन आपके लिए वो आज भी वही छात्र था जिसने गुरु दक्षिणा दी। उसका तरीका गलत था, पर उसकी वफादारी सच्ची थी। हम बाहर निकल आए। रात हो चुकी थी। अमन ने एक लंबी सांस ली और बोला, पिद्दू, कभी कभी इंसान बहुत कड़वा होता है। जज मरा, कातिल जेल गया, और एक पिता अब उम्र भर इस बोझ के साथ जिएगा कि उसकी वजह से उसका छात्र बर्बाद हो गया। अगले दिन लगभग दोपहर 2 बजे अमन मुझे लेकर तिहाड़ जेल गया। गिरगिट यानी कि विक्रांत को हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया था। जब वो मुलाकात कक्ष में आया तो उसने जेल के कपड़े पहने थे। उसका चेहरा अब साफ था, बिना किसी मेकअप या मुखौटे के। वो शांत था, जैसे उसे पता था कि अब खेल खत्म हो चुका है। अमन ने इंटरकॉम उठाया। शीशे की दीवार के दूसरी तरफ विक्रांत ने भी रिसीवर उठाया और अमन बोला, कैसे हो स्पोर्ट्स कैप्टन? विक्रांत हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जेल का खाना आर्मी मेस जैसा नहीं है, पर काम चल जाएगा। सुना है तुम मास्टर जी के घर गए थे। उसकी आवाज में एक छिपा हुआ डर था। उसे अपनी फिक्र नहीं थी, बस मास्टर जी की फिक्र थी। अमन ने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला। हालांकि वहां पीना मना था, पर उसने बस उसे हाथ में रखा और बोला, हाँ, मैं गया था। वो बहुत रो रहे थे तुम्हारे लिए। वो खुद को कसूरवार मान रहे, कह रहे थे कि अगर वो तुम्हारे सामने ना रोते तो तुम ये ना करते। ये सुनकर विक्रांत की आंखों में भी नमी आ गई। उसने अपनी नजरें झुका ली। अमन आगे बोलता है, लेकिन मैंने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया विक्रांत। पुलिस रिकॉर्ड में लिखा गया है कि मास्टर दीनानाथ को तुम्हारी साजिश की कोई खबर नहीं थी। वो आजाद है, और अब उनकी बेटी के कातिल, जिसने नीलम को मारा था, का केस भी रीओपन हो गया है। जज सोढ़ी की मौत के बाद उनकी पुरानी फाइलों की जांच हो रही है। विक्रांत ने राहत की सांस ली। उसने कांच पर अपना हाथ रखा और बोला, शुक्रिया अमन जी। तुमने मुझे पकड़ा, उसका गम नहीं, लेकिन तुमने मेरे गुरु जी को बचा लिया, इसका एहसान रहेगा। उन्हें बता देना कि ये विक्रांत ने जो किया अपनी मर्जी से किया। उन्हें कभी भी खुद को दोषी न मानने देना। अमन ने बोला, मैं कह दूंगा। लेकिन विक्रांत, एक बात बताओ, तुम इतने बड़े आर्टिस्ट हो, भेस बदलने में माहिर हो, तुम कहीं भी भाग सकते थे।
नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। तुमने सुसाइड मिशन क्यों चुना? विक्रांत बोला, क्योंकि डिटेक्टिव इंसान चेहरे तो 100 बदल सकता है लेकिन जज्बात नहीं बदल सकता। मैं गिरगिट दुनिया के लिए था, लेकिन मास्टर जी के लिए मैं आज भी वो अनाथ बच्चा था जिसे उन्होंने सिर पर हाथ रखकर कहा था तो बड़ा होकर देश का नाम रोशन करेगा। देश का नाम तो नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम एक पिता के आंसुओं का हिसाब तो कर दिया। विक्रांत ने फोन रख दिया। सिपाही उसे वापस ले जाने लगे। जाते जाते उसने अमन को एक सैल्यूट किया, एक अपराधी का नहीं, एक फौजी का सैल्यूट। हम वापस दफ्तर आ चुके थे। बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई थी। अमन खिड़की के पास खड़ा था, बाहर भीगती दिल्ली को देखते हुए। अमन बोला, पिद्दू टाइप करो। मैं मशीन पर बैठ गया। अमन ने आगे कहा, केस काली टैक्सी, मुजरिम विक्रांत उर्फ गिरगिट, सजा आजीवन कारावास। लगता तो यही है। और निष्कर्ष क्या है? कानून अंधा होता है लेकिन इंसाफ की अपनी आंखें होती हैं। जस्टिस सोढ़ी ने कानून बेचा और कीमत अपनी जान देकर चुकाई। विक्रांत ने कानून तोड़ा और कीमत अपनी आजादी देकर चुकाई। लेकिन मास्टर दीनानाथ, वो आज भी आजाद होकर भी कैद है, अपने ही छात्र के बलिदान की कैद में। मैं बोल पड़ा, अमन, क्या मास्टर जी कभी उससे मिलने जाएंगे? अमन ने जवाब दिया, नहीं पिद्दू, विक्रांत ने मना किया है। वो नहीं चाहता कि उसके गुरुजी उसे सलाखों के पीछे देखें। कुछ रिश्ते दूर से ही निभाए जाए तो बेहतर है। अमन ने फाइल बंद की और उस पर क्लोज्ड का ठप्पा लगाया और बोला, चलो पिद्दू, चाय बनाओ, अदरक वाली बनाना। ये कोहरा अभी तो छटने वाला नहीं है। इस बारिश में एक एक चाय का कप हो जाए, मजा ही आ जाए। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल पर हर रात एक नई कहानी आ जाती है, उसे भी सुनें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।